हाय गाइस, आज हम करेंगे क्लास 12 मैट्रिसेस की क्विक रिवीजन जिसमें हम क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं इसी क्वेश्चन से कि व्हाट आर मैट्रिसेस। सो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स सराउंडेड बाय रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल ये तीन। सो इन जनरल रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उन्हें हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं और उनकी पोजीशंस उनके रिस्पेक्टिव रो और कॉलम के नंबर का कॉम्बिनेशन होती है। अब यार ये ब्रैकेट्स के बाहर m और n क्या है? तो m इज यूज्ड फॉर रोज एंड n इज यूज्ड फॉर कॉलम्स। अब आते हैं सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहले है डायगोनल मैट्रिक्स, फिर आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें दो टाइप्स है, एक है अपर और दूसरा है लोअर। फिर आता है सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, इनडेम्पोटेंट और आखिर में इनवॉलेंट्री। स्टार्ट करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के साथ। सो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके सिवा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। नीचे दिए हुए मैट्रिक्स में जो भी स्टार किए हुए एलिमेंट्स हैं उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मैट्रिक्स, इनमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उनमें जो 9 और 7 है उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। सिमिलरली दूसरे मैट्रिक्स में जो ABC है उनको भी हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। आगे आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की तरफ। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में दो सब टाइप्स है, एक है अपर और दूसरा है लोअर। तो सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर देख लेते हैं यार। सो किसी भी मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे प्रेजेंट सारे एलिमेंट जीरो है तो हम उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो मैट्रिसेस, नीचे इसका जनरल फॉर्मेट दिया गया है। अब सिमिलर टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वी हैव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से टोटली अपोजिट है यार। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। सिमिलरली उसके एग्जाम्पल्स और उसका जनरल फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B। A में तो सारे एलिमेंट्स 1 है तो उसका डिटर्मिनेंट बट ऑब्वियस जीरो आएगा। सिमिलरली अगर तुम मैट्रिक्स B का भी डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो आ जाएगा। अब जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होता है, वैसे ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। Moving on to symmetric matrix. So if a matrix is said to be symmetric, then the original matrix is equal to its transpose. अगर तुम्हें ट्रांसपोज क्या है नहीं पता तो वो भी हम आगे रिवाइज कर रहे होंगे। So फिलहाल के लिए you can trust me. Similar to symmetric matrices, we have skew symmetric matrices, जिसमें the original matrix is not equal to its transpose. So एक बार examples देख लेते। So in A we have 1, 2, 3, 4. But its transpose is 1, 3, 2, 4. Similarly, matrix B में A, B, C, D, E, F, G, H, I. But उसका transpose है A, D, G, B, E, H और C, F, I. So hence, the original matrix is not equal to its transpose. Therefore, these matrices are known as skew symmetric matrices. Moving on to orthogonal matrix. So a matrix is said to be orthogonal if it satisfies the following condition: A into A transpose equal to an identity matrix and A transpose into A equal to an identity matrix. So let's assume हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब उसका ट्रांसपोज होगा cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा। अब when we multiply A into A transpose, we get an identity matrix. Similarly, when we multiply A transpose into A, we still get an identity matrix. आगे बढ़ते हैं idempotent मैट्रिक्स की तरफ। So a matrix is said to be an idempotent matrix if it satisfies the condition A square equal to A. मतलब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A और अगर मैं उस मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करूं और अगर मुझे रिजल्ट में वो ही मैट्रिक्स फिर से मिलता है, then I can say that the given matrix is an idempotent matrix. And the last type of all is involuntary matrix, which is very much similar to idempotent. So अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A
एंड अगेन इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय इटसेल्फ, बट अगर मुझे रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, then and only then I can say that the given matrix is an involuntary matrix. तो इसी के साथ हमने सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर कर लिए हैं. आगे बढ़ते हैं 11th के कुछ बेसिक्स की तरफ. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए टी और ए डैश. लेट्स अज्यूम हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है. तो जस्ट सिंपली इंटरचेंज रोज विथ कॉलम्स, जस्ट लाइक दैट. लेट्स वर्क आउट. सामने दो मैट्रिसेस है. बिफोर द आंसर्स गेट डिस्प्लेड, क्रिएट द आंसर इन योर माइंड एंड राइट इट डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो है माइनर्स. तो माइनर्स को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं. अब पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड अ माइनर ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स. सो फॉर एलिमेंट A11 माइनर विल बी A22. सिमिलरली फॉर एलिमेंट A12 माइनर विल बी A21. मतलब 2x2 मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का माइनर इज इट्स डायगोनली अपोजिट एलिमेंट. ठीक है. अब आते हैं थोड़े बड़े एग्जाम्पल की तरफ. माइनर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स. अब 3x3 मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए वो एलिमेंट की रिस्पेक्टिव रो एंड कॉलम को पहले एलिमिनेट कर देते हैं. फिर हमारे पास बचते हैं 4 एलिमेंट्स, तो हम उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे. सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. So let's find minor of the element A11. तो अब A11 जिस भी रो और कॉलम में प्रेजेंट है, हम उस कॉलम और रो को पहले एलिमिनेट कर देंगे. फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, जस्ट लाइक दैट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोफैक्टर्स. अब यार कोफैक्टर्स को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं और उनका एक फॉर्मूला है जो हर एलिमेंट के लिए थोड़ा वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 2x2 का एक मैट्रिक्स है. देन कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ A11. एंड सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ A12. मतलब किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए हमें उस एलिमेंट के कोएफिशिएंट्स के सम को -1 की पावर से रेस करना पड़ेगा और उसे उसके रिस्पेक्टिव माइनर से मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे हमने 2x2 मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर्स निकाले थे, सिमिलरली 3x3 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के लिए हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट A23. So cofactor of A23 is equal to -1 to the power of 2 + 3 into minor of A23. And similarly for element A31, cofactor is equal to -1 to the power of 3 + 1 into minor of A31 and so on. Moving on towards the 12th standard syllabus, that is adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix कुछ नहीं है यार, अब तक जो पढ़ा उसका एक सिंपल रिवीजन है. किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और हमें उसका एडजॉइंट निकालना है. तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें सारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स होंगे, लाइक मैट्रिक्स B. उसके बाद हम मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज निकालेंगे जिसे हम B डैश से डिनोट करते हैं. एंड डन, हमें हमारा एडजॉइंट मिल गया. एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं यार, ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फिक्स बैठ जाए. सो स्टेप 1 इज टू फाइंड द कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स एंड देन स्टेप 2 मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज. अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. उसमें भी सेम फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड देन सिंपली सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ इट. आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12 मैट्रिसेस, दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने से पहले एक बात समझ लो कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता.
इन्वर्स की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। सो एवरी मैट्रिक्स हैज़ अ डिटर्मिनेंट जिसे हमें सबसे पहले फाइंड करना है। अब अगर वो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, अगर वो डिटर्मिनेंट नेगेटिव है तो भी वेल एंड गुड, पर अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो है द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। तो अब आते हैं मेथड्स की तरफ। हमें कंडीशंस तो पता चल गई, पर इनवर्स निकाले कैसे? तो उसके तीन मेथड्स है। फर्स्ट है एडजॉइंट मेथड, दूसरा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड जिसमें टू टाइप्स है, एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और दूसरा है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। सो शुरुआत करते हैं एडजॉइंट मेथड से। ये मेथड तीनों मेथड में से सबसे सिंपलेस्ट मेथड है यार। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में सारी चीजें डाल दो, इनवर्स आ गया। सो द फॉर्मूला ऑफ द एडजॉइंट मेथड इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं यार एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड की तरफ। तो इस मेथड में एक चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि अगर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ रो ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, लाइक R1 प्लस R2 और R1 प्लस थ्राइस R3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर गलती से भी हमने एक भी कॉलम ऑपरेशन कर दिया ना तो जनाब समझो तुम्हारे सारे मार्क्स चले जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही अपनी मेथड डिसाइड करो या फिर मैट्रिक्स को एनालाइज करके अपनी डिजायर्ड मेथड चूज करो। कमिंग बैक टू एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो अगर हम ये मेथड यूज कर रहे होंगे तो हम a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे, ना कि a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू बी। अब हमें मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग रो ऑपरेशंस, ताकि हमें ए इनवर्स प्राप्त हो। अब हमारे पास ना कोई रूल है ना कोई ऑर्डर है मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाने के लिए, इसीलिए हम रैंडमली एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं जिससे हमें एंड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मिलता है, पर मिनिमम 8 से 9 स्टेप्स के बाद। तो अब क्या? यहाँ पे राइट साइड पे मैंने एक रूल या फिर एक सर्टेन ऑर्डर डिसाइड की है जिससे हमें मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने में मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स लग सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट A11 को हमें 1 में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हमें एरो से डिफाइन किए गए पाथ पे जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है उन्हें हमें 1 और 0 में कन्वर्ट करना होगा। इस मेथड में एक बात याद रखनी है यार, अगर मैंने अपना पहला कॉलम दैट इज 1 0 0 रो ऑपरेशंस करके लाया है तो जब मैं एलिमेंट A22 दैट इज वहाँ पे 1 लाने के लिए रो ऑपरेशंस यूज करूंगा, एट दैट पॉइंट यू हैव टू चूज योर ऑपरेशंस वेरी वाइजली, बिकॉज अगर कोई ऐसा रो ऑपरेशन है जो मुझे एलिमेंट A22 पे 1 तो ला रहा है पर मेरे फर्स्ट कॉलम को भी साइमल्टेनियसली डिस्टर्ब कर रहा है, then I cannot use that particular row operation. Instead, search for another one. अब ये मुझे कैसे क्लिक होगा भैया? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब तुम 15 से 20 क्वेश्चंस इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तभी तुम्हें मैट्रिक्स देख के ही पता चल जाएगा कि मुझे कैसा, किधर और कौन से ऑपरेशंस यूज करने चाहिए। एक बार 1 0 0 1 0 1 ये एलिमेंट्स आ गए मैट्रिक्स ए में, तो अब बाकी के 3 एलिमेंट्स हम कैसे भी कौन से भी ऑर्डर में चाहे तो ला सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारा 1 0 0 1 0 1 डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा तो। सिमिलरली यार हमारा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड है, जो कुछ भी रोज के लिए की पॉइंट्स वैलिड थे सेम टू सेम कॉलम के लिए भी वैलिड है। यानी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड में हम सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस यूज करेंगे, रो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे 2 डिफरेंसेस है। पहले हमने रो ट्रांसफॉर्मेशंस में a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी यूज किया था, पर यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड में हमें a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू बी यूज करना होगा। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन थी 1 0 0 1 0 1 वो तो सेम है, बस उसका ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट A11 को हमें 1 में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हमने जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशंस में किया था वैसे ही
एरो से डिफाइन किए गए पाथ पे जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है उन्हें हमें 1 और 0 में कन्वर्ट करना होगा। तो ये लाइन ऑफ एक्शन हमें कैसे याद रहेगी यार? अगेन बाय प्रैक्टिस। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, कौन सी मेथड यूज़ करूँ, कौन सा ऑपरेशन यूज़ करूँ, बट ग्रेजुअली हम इवॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास 12 मैट्रिसेस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, वो भी इसी लाइन ऑफ एक्शन एंड ऑर्डर के साथ। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड कीप सॉल्विंग एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो।